हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 12 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम बात करेंगे प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है सावित्री बाई फूले, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर हैं, एजुकेशनलिस्ट थी एंड पोएट थी फ्रॉम महाराष्ट्र। इनको पहली महिला अध्यापिका भी रिगार्ड किया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने 1848 के अराउंड एक स्कूल खोला था पुणे में अपने हस्बैंड ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर एट भिडेवाड़ा। ठीक है जी। एंड जो इनके हस्बैंड थे ज्योतिराव फूले, वो भी ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट काम कर रहे थे एंड सावित्री बाई फूले ने उनके साथ मिलकर जो विमेन राइट है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की इन इंडिया। एंड इन्होंने एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी खोला ताकि जो प्रेग्नेंट रेप विक्टिम्स हैं वो अपने जो चाइल्ड हैं उनको डिलीवर कर पाएँ वहाँ पर। ठीक है जी। तो ये कुछ इनके सोशल एंगल के काम थे। मोरोवर क्योंकि ये एक प्रोलिफिक राइटर थी मराठी में, तो 2 बुक्स लिखी थी इन्होंने जिनको काफ़ी लेट 1980s में आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर डेथ तो उनको पब्लिश किया गया। काव्य फूले है पहली किताब एंड दूसरी है 52 काशी सुबोध रत्नाकर। तो ये दोनों बुक्स आपको ध्यान में रखनी है। इनको लिखा था सावित्री बाई फूले ने। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुई थी 14 जनवरी 1761 के अराउंड। एंड इसमें 2 जो फोर्सेस थी अगेंस्ट लड़ रही थी एक दूसरे के। पहले थे मराठा एम्पायर की जो एक्सपीडिटरी फोर्स थी एंड दूसरे थे किंग ऑफ अफ़गानिस्तान अहमद शाह अब्दाली, एंड उनको सपोर्ट मिल रही थी 2 इंडियन एलाइज से। पहले थे द रोहिलाज नाजिब उद्दौला के नेतृत्व में, एंड जो अफ़गान्स थे दोआब रीजन के वो, एंड शुजाउद्दौला जो कि नवाब थे अवध के। तो ये सब इकट्ठा होकर लड़ रहे थे मराठास के अगेंस्ट। एंड इस लड़ाई में विश्वास राव जो कि एल्डेस्ट सन थे पेशवा बालाजी बाजीराव के, उनकी एज वेल एज जो सदाशिव राव भाऊ थे जो नेफ्यू थे बाजीराव वन के, इन दोनों की इसमें डेथ हुई थी। तो इस टाइम पे जो मराठा के पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव, जिनको कि नाना साहेब भी बोला जाता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड अगर मैं आपको थोड़ी इसकी ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री से थोड़ा रूबरू करवा दूं तो एज यू नो कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी एंड उसके बाद 1764 में जो हुई है बैटल ऑफ बक्सर। तो इसके बीच में कहीं जाकर 1761 में हुई थी बैटल ऑफ पानीपत। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम चलते हैं GS3 की तरफ। तो GS3 में हमारे पास है सेफ गार्ड मेजर अंडर WTO। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, इंडिया EU का कुछ चल रहा है इसके केस में, सेफ गार्ड मेजर्स के केस में कुछ आर्बिट्रेशन प्रोसेस। तो सेफ गार्ड मेजर्स एक इमरजेंसी एक्शन का नाम रखा है जबकि किसी कंट्री के इंपोर्ट्स किसी दूसरी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के स्पेशली अगर इंपोर्ट्स कुछ हद से ज़्यादा बढ़ जाएं उस कंट्री में, तो वो कंट्री क्या कर सकती है। एंड मोरोवर दूसरी चीज़ क्या है कि उस कंट्री की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको ख़तरा हो गया है इन इम्पोर्ट्स की वजह से, तो वो कंट्री कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स ले सकती है। तो ब्रॉडली जो कॉन्सेप्ट है वो सस्पेंशन या ऑफ कंसेशंस या फिर ऑब्लिगेशंस के फॉर्म में आता है। एंड इसमें क्या कर सकते हैं, या तो वो क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपका सामान नहीं आ सकता हमारे देश में, या फिर वो क्या कर सकते हैं ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो गाइडिंग प्रिंसिपल है बेसिकली इनके पीछे वो क्या है कि ये चीज़ें जो होंगी ये टेम्पररी होंगी, क्योंकि इसके बाद दोनों कंट्रीज़ बैठ के सुलझा लेंगे अपना मसला। तो ये आइडिया है इसके पीछे। एंड ये जो सेफ गार्ड मेजर्स हैं दे मस्ट बी इम्पोज्ड ओनली व्हेन इंपोर्ट्स आर फाउंड टू कॉज और थ्रेटन सीरियस इंजरी टू द कंपीटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो सिर्फ अगर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खतरा हो गया है, इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सिर्फ उसी केस में इनको लगाया जाना चाहिए। एंड उसमें भी ये जो होंगे जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी दे शुड बी प्रोग्रेसिवली लिबरलाइज्ड वाइल इन इफेक्ट एज वेल। तो फिर भी ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ट्रेड को हैम्पर कर दें या बिल्कुल बॉयकॉट कर दें, थोड़ा लिबरल एंड पर ही आपको लगानी है। इट्स जस्ट अ इंडिकेशन कि देर आर सम डिस्ट्रप्शंस एंड वी नीड टू क्लियर देम। तो बेसिकली सिर्फ जो ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए एक इंडिकेशन की तरह एक्ट करना चाहिए, ना कि ट्रेड को बंद करने के लिए। तो इसके ऊपर थोड़ा और अगर आप जानना चाहें तो आप WTO की साइट के ऊपर जाकर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। WTO के WTO में काफ़ी मसले चलते रहते हैं, तो इसीलिए WTO इज़ ऑल द टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे पास है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो ये
एक टैक्स ट्रीटी है जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में हो सकती है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो टैक्स पेयर है वो जिसका वो रह एक कंट्री में रहा है लेकिन जो अर्निंग है वो दूसरी कंट्री में भी कर रहा है, तो उसको डबल टैक्स ना देना पड़े, दोनों नेशंस में टैक्स ना देना पड़े। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। एंड इंडिया के जो DTAs हैं ये मोर देन 80 कंट्रीज़ के साथ चल रहे हैं। एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वंस आर विद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, मॉरिशस, सिंगापुर, UAE, UK, US। तो जो मेन कंट्रीज़ हैं जिनकी वर्ल्ड ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा आई शुड से है, तो उनके साथ इंडिया के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स हैं। तो इनका जो बेसिक एजेंडा है वो क्या है कि अगर ये आपके किसी दूसरी कंट्री के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं तो इट मेक्स योर कंट्री मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो क्योंकि जो इन्वेस्टर होगा उसको दोबारा से आपकी कंट्री में एज वेल एज अपनी कंट्री में 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा लुक्रेटिव हो जाता है कि वो अट्रैक्ट होता है आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है जी। एंड मोर ओवर ये थोड़ी क्लैरिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैसे टैक्स की जाएंगी। तो जो इन्वेस्टर है उसको क्लैरिटी है कि कितना पैसा उसका टैक्स में चला जाएगा एंड कितनी उसकी अर्निंग होगी। तो दिस इज़ व्हाट द इन्वेस्टर्स वांट, मोर ट्रांसपेरेंसी। तो इसलिए जो DTAs हैं ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। इसके बाद हमारे पास रेणुका वेटलैंड है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये एक नेचुरल वेटलैंड है विद फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स एंड इनलैंड इसमें सबटरेनियन कास्ट फॉर्मेशंस है। कास्ट फॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली जो सॉल्युबल मिनरल्स होती हैं जैसे लाइमस्टोन हो गया हमारा, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं जब वाटर इनको डिज़ोल्व करके ले जाता है तो कुछ अलग अलग तरह के पैटर्न्स या आई शुड से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। एंड जो हमारा रेणुका वेटलैंड है इस केस में यहाँ पर इनलैंड बने हुए हैं ये। तो आप इनके बारे में तो जो कास्ट फॉर्मेशंस हैं ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा और सर्च कर सकते हैं। एंड जो रेणुका वेटलैंड है ये रामसर साइट तो है ही है, इसके अलावा इसको जो नेशनल लीगल डेजिग्नेशन क्या मिली हुई है, ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी है रेणुका वेटलैंड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड आई होप आपको रिजर्व फॉरेस्ट में एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो डिफरेंस है वो पता होगा। अगर नहीं तो आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं मंडे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।